हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, हम अपनी इन वीडियोस में कर रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर सॉल्व, जिसके अंदर हम क्लास 10th के जो स्टैंडर्ड मैथ्स का जो एग्जाम आने वाला है इस साल, जो 12 तारीख को होने वाला है HBSC का, उसका हम सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे हैं और उसके आज हम MCQs को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ठीक है, ताकि आपको अपने आप के आने वाले एग्जाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो किस तरह, क्योंकि सैंपल पेपर करना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड मैथ्स है HBSC ने अब की बार ही इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया है, ताकि आप लोगों को करने में आसानी हो सके, आपको थोड़ा आइडिया मिल सके कि आपका क्वेश्चन पेपर किस तरह का है। इसलिए सैंपल पेपर बनाया गया, तो हम इस सैंपल पेपर को सॉल्व करेंगे ताकि आपको अपने एग्जाम में हेल्प मिल सके। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। ये MCQs आपके सामने हैं। इट इज गिवन दैट इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म। आपको क्या गिवन है, अगर HCF है किसका 65 और 117 का एक्सप्रेस किया गया है इन द फॉर्म 65m माइनस 117 सॉरी क्या बनेंगे, इसे 117 है ना, 117, देन द वैल्यू ऑफ m। हमें क्या करना है, इसे दो नंबर गिवन है, क्या गिवन है, टू नंबर्स गिवन है। वन है 65, सेकंड है 117। इन दोनों का HCF ना गिवन है, आपको क्या गिवन है, HCF स्टूडेंट्स में गिवन है, एक्सप्रेसिबल लिखा हुआ है ना। अब आप देखिए, एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m माइनस 117, यानी कि अगर आप इन दोनों का HCF निकालते हो ना, वो किस फॉर्म में गिवन है, 65m माइनस 117। ये आपको क्या है, HCF गिवन है। ठीक है, और हमें ना इस m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक तो जो गिवन है ना, उसे पहले आप नोट कर लीजिए। इसे मैंने वन इक्वेशन नंबर लगा लो या 1 नंबर दे दिया, ताकि आपको आगे यूज करना है तो आपको इजी हो जाए। अब देखो, एक HCF यहाँ से गिवन है, एक आपने भी तो मेथड सीखा हुआ है, 65 और 117 का HCF हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, और क्योंकि मुझे m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर मैं HCF की वैल्यू कैलकुलेट कर लूंगी और यहाँ डाल दूंगी तो मैं m की वैल्यू को इजिली कैलकुलेट कर सकती हूँ। मैं रिपीट कर रही हूँ, मैं इन दोनों का क्या करूंगी, HCF निकाल लूंगी, उस HCF की वैल्यू को इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। जब यहाँ डाल दूंगी तो यहाँ पर आपके पास, जब यहाँ डाल दोगे तो m की वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपको हमने करके दिखाते हो, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैं 65 लिखती हूँ। ठीक है, इसका और मैं क्या करूँ, प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी। इसी तरह से मैं 117 लिखूंगी, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूंगी। अब 65 के प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालोगे, आप जानते हो, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं तो प्राइम नंबर, सबसे छोटा प्राइम नंबर से चेक करना स्टार्ट करेंगे, जैसे 2, 3, 4 इस तरह से। ठीक है, देखो चेक करो, क्या 65 2 के टेबल पे जाता है, सोचो 65 2 के टेबल पे नहीं जाता। क्यों नहीं जाता, क्योंकि पीछे क्या है, ओड नंबर है। और आप जानते हो, हम बेसिक मैथ में पढ़कर आए हैं कि अगर लास्ट डिजिट ओड नंबर, किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट ओड नंबर है तो पूरा नंबर ही 2 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि 5 ओड है ना, तो 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। फिर हम 3 का चेक करेंगे। 6 और 3 का कैसे चेक करोगे, क्या रूल होता है, आप 6 और 5 को ऐड कर दीजिए। 65 है ना, 6 प्लस 5 क्या आ जाएगा, 11। क्या 11 3 के टेबल पे जाता है, नहीं। अगर ये सम भी नहीं जाएगा ना, तो ये नंबर भी नहीं जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर इन दोनों का सम भी 11 के टेबल पे नहीं जाएगा तो ये नंबर भी नहीं जाएगा। अब ये 3 के टेबल पे भी नहीं गया। अब इसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है भाई, 5 आता है। कौन सा आता है, 5 आता है। तो 5 से डिवाइड करके देखोगे, क्योंकि पीछे देखो, ये तो देख के पता चला पीछे 5 है। ये 5 का डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जो नंबर, जिस नंबर के पीछे 5 या 0 आता है तो वो 65 के टेबल पे जाएगा, है ना। ठीक है, तो आप 65 को क्या करोगे, 5 से डिवाइड कर दोगे। 5 के टेबल में 5 गया 1 पे, 6 में से 5 गया 1 और 5 नीचे उतारोगे, 5 के टेबल में 15 गया 3 पर। तो कहाँ 5 के टेबल में 65 कितने पे चला गया, 13 पर। ठीक है, तो 5 लिख देंगे, यहाँ 13 लिख देंगे। ठीक है, अब आप जानते हो, हम बेसिक डिविजिबिलिटी तो अच्छे से सीख के ही आए हैं। जो 13 है, ऐसा कोई नंबर है जिसके टेबल पे 13 जाता हो, हाँ जी, या तो 1 या ओनली 13। तो 13 बिल्कुल प्रॉपर प्राइम नंबर है जो 13 के टेबल पे ही जाएगा। तो यहाँ 13 के टेबल पे 13 जाएगा 1 पे। ये मेरे पास प्राइम फैक्टर्स निकल जाएंगे 65 के। इस तरह से मैं 117 के निकालूंगी, तो यहाँ से चेक करेंगे, पहले 2, मैंने प्राइम फैक्टर्स देखने हैं तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम फैक्टर 2। तो 117 का 2 के टेबल पे जाता है, क्या पीछे 7 है, 7 ओड नंबर है, ओड नंबर है। अगर पीछे ओड नंबर होगा तो मैंने बताया कि वो पूरा नंबर ही 2 के टेबल पे नहीं जाएगा। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल होता है। क्या होता है, अगर कोई नंबर है उसका पीछे वाला नंबर ओड है तो पूरा नंबर ही 2 के से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 का चेक करेंगे। 3 का कैसे करोगे, इन तीनों को जोड़ के देखो, 1 और 1 2, 2 और 7 क्या आ जाएगा 9। तो बताइए क्या 9 3 के टेबल पे जाता है, जी हाँ 9 3 के टेबल पर
जाता है। अगर 9 3 के टेबल पे जाता है तो 117 भी 3 के टेबल पर जाएगा। अब मुझे ये पता तो लग गया कि 3 के टेबल पे जाएगा, लेकिन मुझे ये बताना है कि 117 3 के टेबल पर कितने नंबर पे जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, चेक करके देखूंगी डिवाइड करके। तो 117 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल है। तो 3 के टेबल पे देखो 117 है, ठीक है, हमें किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो 3 के टेबल पे क्या देखो 11 जाता है, 3 के टेबल पे 11 नहीं जाता। उससे छोटा क्या है 9, कितने पर, 3 पर, कितने पर, 3 पर। अब 11 में से 9 गया 2, इसे यहाँ लिख लीजिए थोड़ा सा आपको इजी के लिए, मैं दोबारा लिख देती हूँ। 117 3 के टेबल पे 9 गया 3 पे, 11 में से 9 गया 2, ऊपर से उतारा 7, तो क्या बन जाएगा 27। अब 3 के टेबल में 27 कितने पे जाएगा, जाता है ना, कितने पे, 9 पे। बेसिक 3 का टेबल ही देखना था, 39 पर। तो 117 3 के टेबल पर चला गया 39 पर। अब 39 को चेक करोगे, ठीक है, 3 और 9। अब देखो पीछे इवन नंबर है तो 2 के टेबल पे तो नहीं, और पीछे ओड नंबर है 2 के टेबल पे तो नहीं जाएगा। हम 39 को चेक करेंगे 3 के टेबल पे, 3 और 9 12। क्या 12 3 के नंबर पे जाता है, जी हाँ 12 3 के टेबल पे जाता है, क्योंकि 3 और 9 को जोड़ा तो 12 आ गया। अगर ये 12 3 के टेबल पे जाता है ना, यानी कि 39 भी 3 के टेबल पर जाएगा। अब कितने पे जाएगा इसे चेक करेंगे हम 3 से डिवाइड करके। 39 को किसे डिवाइड कर दोगे, 3 से। 3 के टेबल में 3 गया 1 पे, 9 उतारोगे, 3 के टेबल में 9 कितने पे जाएगा, 3 पे। तो 3 के टेबल में 39 जाएगा 13 पर। मैं आपको इस तरह से क्वेश्चन, वैसे तो मैं आप सोच रहे होगे कि एमसीक्यूज में, एक एमसीक्यूज में इतना टाइम लगा दिया मैम ने, तो इतना सारे एमसीक्यूज हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आपको बेसिक बेस लेकर चल रही हूँ। अगर आप बिल्कुल आपके सारे कॉन्सेप्ट, मैं चाहती हूँ कि आपके इस क्वेश्चन पेपर में, इस पेपर के साथ साथ सारे बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करवा रही हूँ। अब 3 के टेबल पे 39 कितने पे जाएगा, 13 पे, तो जाएगा 13 पे। अब देखो अभी मैंने बताया जो 13 है 13 के टेबल पर ही जाता है 1 पर, ठीक है। तो हमने प्राइम फैक्टर ही देखना था ना, तो 13 ही ऐसा प्राइम नंबर है जिसके टेबल पे 13 जाएगा। तो ये देखो यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगी 65। ये मैंने रफ वर्क कर लिया, ये भी मैं आपके सामने यहाँ पर कर रही हूँ, ताकि जब आप ये वीडियो से क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको अगर कुछ दिक्कत आ जाए तो आप यहाँ से भी रफ कैलकुलेशन वर्क की भी हेल्प ले सको कि मैम ने कैसे किया था। अब 65 है, अब जो 65 है कैसे लिखोगे, इसके प्राइम फैक्टर 5 और 13 आ गया, ठीक है। ऐसे ही 117 के क्या आगे 3 13। अब इनमें से कॉमन हाईएस्ट एचसीएफ क्या होता है, हमारा जो बेसिक मेथड है एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो कॉमन आएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या है 13, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 13। हमने क्या करना होता है, जो प्राइम फैक्टर में से जो कॉमन फैक्टर है वो लेना, वही हमारा क्या हो जाता है एचसीएफ। ये हमने एचसीएफ कैलकुलेट करना सीखा हुआ है। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई 13, और एक मुझे हमारे क्वेश्चन में एचसीएफ की वैल्यू गिवन है 65m-117। ये मुझे वो एचसीएफ है जो मुझे गिवन है, ये एचसीएफ मैंने कैलकुलेट किया है। ये भी इन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि ये जो है ना, ये एचसीएफ है 65 और 117 का, यानी कि 117 का, और ये मैंने कैलकुलेट किया है 65 117 का। तो मेरे पास जब मुझे पता है कि 65 और 117 का एचसीएफ 13 आ रहा है, तो यहाँ से मैं इन दोनों को इक्वेट कर सकती हूँ ना। ये देखो या वैसे बोले कि ये 13 की वैल्यू मैंने इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दी, इसके अंदर डाल दी। हमारे पास क्या था, मुझे एचसीएफ गिवन है कितना है 65m-117। तो एचसीएफ कितना आया 13, 65m-117 है ना। तो मुझे इसको सॉल्व करना है। बेसिक क्या कैलकुलेशन है, ये 13 है, 117 माइनस के उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, है ना। ये -117 है, 100 माइनस का 117 है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 65m, ठीक है। 117 प्लस 13 कितना हो जाएगा 130, और इक्वल आ गया 65m। अब ये देखो 130 इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में 65 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, और m में क्या आ जाएगा इज इक्वल टू 130 डिवाइड 65 इज इक्वल टू क्या आ गया m, क्या आ गया। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आप देखोगे 65 को जब 130 से डिवाइड करोगे ना, 65 जाएगा 1 पर और 130 जाएगा 2 पे। ये सिंपल डिवाइड करके आप इस तरह से देख सकते हो। जब 130 को आप 65 से डिवाइड करोगे तो ये इसके टेबल पर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास चला जाएगा, तो आपके पास m की वैल्यू फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको एक फॉर्म में एचसीएफ की फॉर्म गिवन थी ये वाली, और एक मैंने कहा हमें जो सिंपल मेथड है जिससे हमने एचसीएफ निकालना सीखा हुआ है वो मैंने यूज किया और दोनों को इक्वेट कर दिया, और आपके पास फाइनली m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। आपके पास क्या था, आपके पास दो नंबर्स थे 65 और 117, उन दोनों का एचसीएफ इस फॉर्म में गिवन था। मुझे m की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, और मैंने 65 और 117 को लिया, इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकाले, इनसे एचसीएफ निकाला, और एचसीएफ की वैल्यू को निकालकर इसके अंदर पुट कर दिया, ठीक है, और सिंपल m की वैल्यू को कैलकुलेट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हो। आप डाउट ले सकते हैं कमेंट करके, ठीक है।
सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेट अस स्टार्ट। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 50। क्या है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 50, देन पी इज, हमें क्या कर गिवन है कि आपको पी स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 50। ठीक है, और मुझे क्या बताना है, मुझे इस पी की वैल्यू बतानी है, पी क्या आएगा। ठीक है, तो पी की वैल्यू क्या आएगी ये मुझे बताना है, तो इसको आप पहले बिल्कुल सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, तो 1 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं है। पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 32। अब 32 डिवाइड बाय 50, इसको मैं दोबारा से लिखती हूँ। 32 को देखो आप किसी भी तरह से ब्रेक करके लिख लीजिए। आप 32 को ब्रेक करके कैसे लिख सकते हो, 16 मल्टीप्लाई 2, और 50 को कैसे लिख सकते हो, 25 मल्टीप्लाई, राइट। देखो 32 को ब्रेक करके कैसे लिखोगे, 16 मल्टीप्लाई 2, है ना, और 50 को स्प्लिट करके कैसे लिख सकते हो, 25 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हो। देखो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 25 आ जाएगा। अब देखो मैंने इसको आगे सॉल्व करना, मुझे पी की वैल्यू बतानी है, तो टेकिंग क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। देखो यहाँ लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में आप स्क्वायर रूट ले लोगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर पी स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस। जब आपको पता होगा जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपके पास आगे प्लस माइनस लगा देते हैं, लग जाता है, रूल होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस। अब देखो इनका जो स्क्वायर रूट है ऊपर और नीचे अलग कर दीजिए, हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस। लेफ्ट साइड को भी साथ साथ सोल्व कर लेते हैं, ये स्क्वायर इसे कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर, तो पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 14 का स्क्वायर रूट क्या होता है, जानते हो आप लोग, 14 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट्स, क्या होता है 4, और 25 का क्या होता है 5। तो आपके पास फाइनली आंसर आ गया P इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। ठीक है, P के दो पॉसिबल वैल्यूज आ गई। अब आप देखो उन्होंने ऑप्शन में क्या पूछा था, उन्होंने पूछा था तो बताइए अगर P स्क्वायर इज इक्वल टू 32 डिवाइड बाय 50 है तो हमें P की वैल्यू बताइए। तो P क्या होल नंबर होगा, P इंटीजर होगा, P रैशनल नंबर होगा या P इरेशनल नंबर होगा, हमें ये बताना था। तो स्टूडेंट्स ये देखो, अगर आपको पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 है तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आ गया P इज इक्वल टू 4/5। 4/5 क्या होता है, P बाई क्यू की फॉर्म में है, यानी कि कैसा आंसर आ गया, रैशनल नंबर आ गया। तो आपका इसका कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे हम, रैशनल नंबर वाला, और वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। तो आप रिपीट कर देती हूँ, आपके पास क्या गिवन था, P स्क्वायर इज इक्वल टू 32/50 था, और हमें ये बताना था कि P की वैल्यू क्या है। तो आप सिंपली इसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने 32 को स्प्लिट करके लिख दिया, क्या लिख दिया, 16 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 50 को स्प्लिट करके लिख दिया 25 मल्टीप्लाई 2। अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। P स्क्वायर इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 25 आ जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लोगे। ठीक है, जो आपको पता है स्क्वायर रूट लगाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। स्क्वायर रूट को अलग अलग कर दोगे तो 16 का रूट ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय 25 का रूट आ जाएगा। रूट 16 को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5, रूट 25 को सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 5। P इज इक्वल टू सॉरी रूट 16 को सोल्व करोगे तो 4 आ जाएगा, मैंने गलती से बोल दिया, और रूट 16 को सोल्व करेगा तो 4 आ जाएगा, और रूट 25 को सोल्व करोगे तो 5 आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4/5। तो ये कौन सा होता है, रैशनल नंबर होता है। तो आपका ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। आगे करते हैं स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, मैं रीड करती हूँ आपके सामने। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं देखो, और चारों ऑप्शन में मुझे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई हैं, और मुझे बताना है कि इस क्वेश्चन में जो आपको जीरोस दे गए हैं -3 और 4, और मुझे बताना है कि -3 और 4 इन चारों में से किसके जीरोस हैं। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ऑप्शंस दिए गए हैं। मुझे ये बताना है कि -3 और 4 जो जीरोस हैं इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, तो आपने बताना है कि -3 और 4 कौन सी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस हैं। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे, देखिए तो हमारे पास आप जानते हैं ये हमारा सेकंड चैप्टर का पोर्शन है, जहां पर हम अगर हमें रूट्स गिवन हो तो जनरल फॉर्मूला का यूज करके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो आपके पास क्या है, आप जानते हो जनरल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने का फॉर्मूला होता है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है अगर आपने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैलकुलेट करना है। क्या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। और आप अगर आपने पूरी 10th का मैथ्स किया है, सेकंड चैप्टर को पढ़ा है, तो आपने देखा होगा
कि जो अल्फा और बीटा क्या होते हैं, ये जीरोस होते हैं, है ना। तो हमें जनरल अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैलकुलेट करने हैं तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। अब मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है, जीरोस गिवन है, कौन कौन से, -3 एंड 4, यानी कि मुझे क्या गिवन है स्टूडेंट्स, मुझे गिवन है अल्फा इज इक्वल टू -3 एंड बीटा इज इक्वल टू 4, मुझे दो जीरोस गिवन है और मुझे पोलिनोमियल कैलकुलेट करने तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर लूंगी। अब देखो अल्फा और बीटा गिवन है तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए मुझे, है ना, यहाँ सब्स्टिट्यूट करने के लिए, और अल्फा इंटू बीटा चाहिए तो मैं यहाँ पुट कर देती हूँ। पहले मैं अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर लेती हूँ, अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है -3 है, बीटा कितना है 4 है, प्लस माइनस माइनस साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी टर्म के साथ है, तो 4 में से 3 क्या होगी माइनस, 4 में से 3 क्या 1, और कौन सा आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। तो आपके पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आएगी +1, ठीक है, दो और आपके सामने +1 आ गई, ठीक है। और इसी तरह से आपने अल्फा इंटू बीटा निकालना है, ये वाली टर्म अल्फा इंटू बीटा कैसे निकालोगे, -3 मल्टीप्लाई 4, तो आपके पास आ जाएगा -12। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स मैंने अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, वो आ गया -12। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट्स आ गया +1, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया -12। अब जिसे जो ये वाली इक्वेशन है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने वाली, इसके अंदर मैं पुट कर दूंगी, तो वो क्या है, यहाँ मैं लिख देती हूँ f(x) इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर सॉरी एक्स लगाना था, अल्फा प्लस बीटा कितना आया आपका 1 आया, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना आया -12, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस का एक्स आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर -x-12। मैं रिपीट कर देती हूँ, हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी थी, ठीक है, और जब मुझे दो रूट्स गिवन थे, दो जीरोस गिवन थे 3 और 4, ठीक है, मुझे दो जीरोस गिवन थे पोलिनोमियल के, ठीक है, उन दो जीरो से मुझे क्या निकालनी थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालनी थी। और ये कैसे मैं निकालूंगी कि मैं ये जनरल फॉर्मूला यूज करूंगी, जहां पर मुझे अल्फा की वैल्यू -3 गिवन है और बीटा की वैल्यू 4 गिवन है, तो पहले मैं अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगी। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालोगे, अल्फा और बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, तो -3 + 4 क्या हो जाएगा +1, ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, -3 × 4 क्या आ जाएगा -12, और इसे जनरल वन इक्वेशन में पुट कर देंगे। ये जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला है, क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी 1, यहाँ जो मैंने कैलकुलेट की है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है -12, तो आपको आ जाएगा x² माइनस x माइनस 12, तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपका हमारा जो ये इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x² माइनस x माइनस 12 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है, आपकी बार क्या गिवन है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो क्या है 2x² माइनस √5x + 1, मैं लिख देती हूँ आपके लिए 2x² माइनस √5x + 1, ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है। एंड हैज, हमें ये बतानी है कि जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सोल्व करेंगे तो जो इसके रूट्स आएंगे, है ना, मैं बता दूं, ऊपर वाले में पोलिनोमियल की बात थी, तो पोलिनोमियल के अपने जीरोस गिवन थे, इसके बाद हमें रूट्स की बात हो रही है, क्योंकि इक्वेशन गिवन है तो इससे रूट्स की बात होगी, है ना। तो जो रूट्स है इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या कैलकुलेट होते हैं, रूट्स, दो रूट्स होते हैं, है ना, तो ज्यादा से ज्यादा दो रूट हो सकते हैं, तो हमें ये बताना है कि इन रूट्स का नेचर कैसा होगा, ठीक है। तो आपको जो इक्वेशन गिवन है तो उसका आप रूट्स कैसे बताओगे, तो आप क्या कर सकते हो, आपने 4th चैप्टर में देखा होगा, जो मैथ्स का 4th चैप्टर है उसके अंदर हम पढ़ते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, उसके अंदर अगर हमें रूट्स कैलकुलेट करने हैं कि उनका नेचर कैसा है, तो जानने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, डिस्क्रिमिनेट मेथड, डी कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। क्या होता है b² माइनस 4ac, अब आप कहोगे b² माइनस 4ac, इसके बारे में बताते हो, आप जनरल इक्वेशन लिख लीजिए, 2x² माइनस √5x + 1, और उसको कंपेयर कर देती है, कंपेयर कर देते हैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ax² प्लस bx प्लस सी, ये होता है, इसको ऐसे कंपेयर कीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा, a इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा -√5 आ जाएगा, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2 आ जाएगा, b इक्वल टू -√5 आ जाएगा, और c इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, राइट। तो अब हमने इस फॉर्मूला में पुट करना है और चेक करना है कि d की वैल्यू क्या आती है, ठीक है कीजिए, तो d इक्वल टू क्या है b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है आपके पास -√5, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -√5 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है 1, तो -√5 का जो स्क्वायर है कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर मैं आपके लिए रफ में कर देती हूँ, -√5 का स्क्वायर कैसे सॉल्व करोगे,
-√5 मल्टीप्लाई -√5। अब देखो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और √5 से √5 मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा 5, यानी कि आपके पास फाइनली आ गया, यहाँ पर आ गया 5, 4 2 जा 8, 8 1 जा 8, तो आ जाएगा 5 8। तो यहाँ गया, यहाँ के आगे 5 के आगे प्लस का निशान है, प्लस माइनस माइनस 8 में से 5 गया 3। अब डी की वैल्यू कितनी आ गई, -3। अब देखिए डी तो नेगेटिव आया, तो हम जानते हैं, मैं आपको टी की तीनों कंडीशंस बता देती हूँ कि आपके एग्जाम में इससे जुड़ा हुआ ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर डी की वैल्यू ना तीन तरह की होगी, या तो डी की वैल्यू बड़ी आएगी 0 से, या आएगी इक्वल आएगी, या आएगी लेस देन 0। अब मैं कंडीशन बता देती हूँ, आप उसी तरह से कर लीजिए। अगर डी की वैल्यू होती है ग्रेटर देन 0, तो इसके दोनों दो रूट्स आएंगे, और दोनों क्या आएंगे, रियल आएंगे, 2 रियल रूट्स, और उनकी जो वैल्यू होगी अलग अलग होगी, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे। डिस्टिंक्ट क्या मतलब होता है, अलग अलग रूट्स आएंगे, 2 डिस्टिंक्ट, मैं लिख देती हूँ 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अगर क्या है आपके डी बराबर 0 होगा, तब क्या होगा, आपके क्या होगा, जो दोनों वैल्यूज आएंगी जो रूट्स की, वो क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। तो आप इसे बोलेंगे किसका, 1 रूट आ रहा है, ठीक है। दोनों की वैल्यू जो इक्वल ही है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन वैल्यू एक, क्योंकि डी की वैल्यू 0 तभी होगी जब दोनों रूट क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, तो हम बोलेंगे कि वन रूट आ रहा है, रियल रूट आ रहा है, ठीक है। तो तीसरा क्या है, जब डी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी, तो हम बोलेंगे नो रियल, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स आएंगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो रियल रूट नहीं एग्जिस्ट करते, ठीक है। अब इस केस में देखो, ये तीनों कंडीशन मैंने बता दी, तो इसमें कौन सा केस आ रहा है, डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, -3 है, -3 0 से कैसा होता है, छोटा होता है, तो -3 0 से छोटा है, तो कौन सी वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, डी लेस देन 0 वाली, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपके पास नो रियल रूट एग्जिस्ट आ गया, तो यानी कि आपके पास कौन सा आएगा ऑप्शन, नो रियल रूट्स वाला। देखो कौन सा ऑप्शन है, ए बी सी डी में सी ऑप्शन है, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, तो आपके पास ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी और मुझे बताना था इसके रूट्स का नेचर कैसा है, तो मैंने आपको बताया, आप क्या कैलकुलेट कर लीजिए, आप सिंपल डी कैलकुलेट कर लीजिए। शॉर्टकट मेथड है b² - 4ac, जिसकी वैल्यू है d² - 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। इसके अंदर मुझे पुट करना है, जनरल इक्वेशन लिख लीजिए, उसको गिवन इक्वेशन लिख लीजिए, फिर जनरल इक्वेशन लिख लीजिए, फिर गिवन इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दीजिए। जब आप कंपेयर करोगे तो a b c की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, जो हम कंपेयर करके आ जाएगी, फिर उससे हम d कैलकुलेट कर लेंगे। a b c की वैल्यू आने पर उसे d में कैलकुलेट करेंगे, यहाँ b a और c की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ डाल देंगे, b की, a की और c की, जिसे सॉल्व करेंगे, जब देखेंगे d की वैल्यू कैसी है। अगर आपके d की वैल्यू आई है ग्रेटर देन 0, तो भाई दो रूट्स आएंगे, रियल आएंगे और डिस्टिंक्ट अलग अलग आएंगे। अगर डी की वैल्यू आ रही है इक्वल टू 0, तो दोनों ही रूट इक्वल आ जाएंगे, तो बोलेंगे 1 रियल रूट एग्जिस्ट करता है, क्योंकि दोनों ही इक्वल है। तीसरा क्या, अगर डी की वैल्यू क्या है, लेस देन 0 है, तब बोलोगे नो रियल रूट एग्जिस्ट, ठीक है। आगे समझ में। अब हम तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़।